हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे कॉटन एमएसपी के बारे में और साथ में एमएसपी की कंप्लीट डिटेल्स भी जानेंगे। देखिए, एज ऑफ नाउ इस समय न्यूज में है कि कॉटन एमएसपी जितनी मिलनी चाहिए किसानों को उतनी नहीं मिल पा रही है। किसानों की डिमांड है कि चूंकि इनपुट्स ज़्यादा लगे हैं, जो प्रोडक्शन कास्ट वो ज़्यादा लगा है, इसलिए सेंटर को चाहिए कि कॉटन एमएसपी को रेज किया जाए। हम ये भी यहाँ पर जानेंगे एमएसपी कैसे डिसाइड करती है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस क्या थी। वी विल डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन। आइए स्टार्ट करते हैं पहले तो अपनी हेडलाइन से। लिखा है सेंटर रूल्स आउट एन इंक्रीज इन एमएसपी फॉर कॉटन बट फार्मर्स सीक मोर। फार्मर्स का कहना बेसिक सिंपल सा है कि इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए यदि बढ़ा दिया जाए तो हमारे लॉसेस कम हो जाएंगे। नाउ कॉटन का केस क्या है। मीडियम स्टेबल कॉटन की बात करें तो 2022-23 के खरीफ सीजन के लिए 6080 रुपए डिसाइड किया गया है एमएसपी कॉटन के लिए। अब फार्मर से कहना यह है कि जो सीड्स हैं, बीज हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनके कास्ट ज्यादा हो गए हैं। दैट्स व्हाई यदि एमएसपी को बढ़ा दिया जाए तो उनके जो लॉस हैं वो कम हो सकते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कांस्टेंट भारत में क्या है उसके बारे में जानेंगे, बट बिफोर दैट एमएसपी की टाइमलाइन जान लेते हैं। 1947 के पहले भारत का जो एग्रीकल्चर है वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में था। 1947 में एक नया स्टेप लिया आता है फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी के द्वारा। इन्होंने एग्रीकल्चर की जो अर्निंग इश्यूज है उसको एड्रेस करने के लिए बनाया गया फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी। 1964 में फूड ग्रेन प्राइस कमेटी, जो कि एल के झा उसके चेयरमैन थे उस समय, उन्होंने एमएसपी रिजीम स्टार्ट करने की बात की। 1967 में प्रॉपर तरीके से पहला एमएसपी अनाउंस कर दिया गया और 1967 के बाद में एमएसपी को पूरे देश के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया, मतलब पूरे देश में अप्लाई होगी। इसका प्राइस कितना होना चाहिए ये डिसाइड करने का जो काम है एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन ये करेगा, लेकिन बाद में इसका नाम सीएसीपी कर दिया गया 1985 में। अभी इसके बारे में जानेंगे, बट एक जनरल आइडिया है कि 1967 में पहली बार एमएसपी को अनाउंस किया गया। एमएसपी की बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट और भी आपको पता होना चाहिए, पॉलिसी डिसीजन है, मतलब आप कोर्ट पे नहीं जा सकते कहने के लिए कि नहीं इस प्रोडक्ट की एमएसपी कम है। जैसे कॉटन एमएसपी की बात करें तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि नहीं हमारा इनपुट कास्ट ज्यादा लगा है एंड गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग दैट मच एमएसपी, है ना। तो ये चीजें आप लोग याद रखना, दैट इज पॉलिसी डिसीजन। ऐसे क्वेश्चन कई बार यहां से पूछा आते हैं। गवर्नमेंट जो सीएसईपी है, पॉलिसी डिसीजन, इस पॉलिसी में एमएसपी की यदि हम बात करें तो मार्केट इंटरवेंशन कैसे है, मार्केट में प्राइसेस कैसे चल रहे हैं, उसके हिसाब से एमएसपी डिसाइड करती है। इसका यदि मेन ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव यह है किसानों का जो लॉस है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए उत्पादन ज्यादा हो गया, अब उनकी क्रॉप जो है मार्केट में जो डिमांड है उतनी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है ना। डिमांड मार्केट में कम है और प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में फार्मर्स का नुकसान ना हो, इसलिए एमएसपी का मॉडल यहाँ पर लाया गया है। दैट्स वेरी सिंपल वन। नाउ इसको अनाउंस कौन करता है, तो पहली बात याद रखना है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको पीएम चेयर करते हैं, पीएम उसके अध्यक्ष होते हैं, वो इसको डिसाइड करते हैं कि एमएसपी कितनी होगी। हाँ, रिकमेंडेशन करने का काम जो है सीएसीपी का होता है, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा गया है, इवन यूपीएससी पूछा गया है कि कौन एमएसपी को डिसाइड करता है, एमएसपी डिसाइड करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है। तो आप याद रखें कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको पीएम चेयर करते हैं, वो डिसाइड करते हैं, उनके पास फाइनल अथॉरिटी होती है, लेकिन रिकमेंडेशन होती है सीएसईपी की, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की। नाउ देखा जाए तो कितनी क्रॉप्स कवर की जाती हैं एमएसपी में, तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने एमएसपी के अंतर्गत 22 क्रॉप्स को कवर किया है। अब इस 22 क्रॉप्स के अलावा एक क्रॉप और भी है, जैसे शुगर केन, मतलब गन्ने की बात करें, इसके लिए एमएसपी डिक्लेयर नहीं की जाती, बल्कि दैट इज कॉल्ड एफआरपी। एफआरपी का मतलब है फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइसेस, ये होता है एफआरपी। तो एफआरपी होती है शुगर केन के लिए, बाकी 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिसाइड की जाती है। इसमें 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 रबी क्रॉप्स हैं और 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो इतनी सारी क्रॉप्स को हम इसमें कवर करते हैं। नाउ इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर रबी क्रॉप्स में बल्कि तुरई को भी बेसिकली कवर किया गया है। नाउ लुक एट दिस वन। इस चीज को आपको समझना है कि सीएसीपी केवल 22 क्रॉप्स के लिए रिकमेंड करती है, लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिसको और भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऐसे यदि हम बात करें तुरिया की बात करें जिसको तुरई भी बोलते हैं, इसके यदि हम बात करें तो इसका एमएसपी जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन रैपसीड एंड मस्टर्ड और रैपसीड की प्राइसेस क्या है, एमएसपी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि तोरिया की प्राइसेस क्या होंगी। दूसरा, यहां पर डीहस कोकोनट की बात करें तो डीहस कोकोनट जो है इसका प्राइस क्या होगा, ये कोपरा के प्राइस पे डिपेंड करता है, मतलब कोकोनट।
तो कोकोनट की प्राइसेस क्या है उस पर डिपेंड करेगी कि डीहस कोकोनट की प्राइसेस क्या होंगे, है ना। तो ये चीजें कुछ डिपेंडेंट है, इसलिए यहां पर देखा जाए तो एमएसपी क्रॉप्स जितनी यहां पे दिखाई गई है उससे थोड़ी कम हो जाता है। नाउ याद रखना शुगर के लिए क्या होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, मतलब इसे एफआरपी हम कहते हैं। इसके लिए एमएसपी नहीं होती, बल्कि उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो है एफआरपी। नाउ यहां पर याद रखना जो बेसिक एनालिसिस है, बेसिक एमएसपी जो डिसाइड की जाती है उसमें ये प्रयास किया जाता है कि जो प्रोडक्शन कास्ट है उसका 1.5 टाइम्स कम से कम एमएसपी दिया जाए, ऐसा बेसिकली एज ऑफ नो प्लान है। लेकिन आपको समझना है कि गवर्नमेंट जिस मॉडल को भी फॉलो कर रही है वो है A2 प्लस एफएल प्राइस मॉडल। A2 प्लस एफएल क्या है इसके बारे में भी डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे कि A2 क्या है, एफएल क्या है, लेकिन इतना जान लो। और स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से बोला गया है कि C2 प्राइस को यदि प्रोडक्शन कास्ट के रूप में रेफर किया जाएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा, किसानों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन चूंकि ऑब्वियस ही बात है स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से यदि C2 प्राइस को फॉलो करेंगे तो एमएसपी ऑलरेडी बढ़ जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट ने इस मॉडल को फॉलो करने की बजाय A2 प्लस एफएल प्राइस मॉडल को ही फॉलो किया है। नाउ यहां पर एक चीज और भी समझना है, आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट के सामने कई सारे इश्यूज हैं इस समय, एमएसपी को इंप्लीमेंट करने में कई सारे इश्यूज हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट की जो मशीनरीज हैं प्रोक्योरमेंट के लिए, मतलब जब भी कोई फसल को खरीदी की जाती है, एमएसपी का मतलब क्या है, खरीदना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सरकार जो है खरीदती है किसानों से फसल। तो कई बार क्या होता है, दिक्कतें ये होती है कि जो रिमोट एरियाज होते हैं जैसे विलेज एरिया है, वहां पर प्रॉपर तरीके से ऐसा कोई खरीदने का सिस्टम नहीं होता है, तो किसानों को 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने सामान को ले जाना पड़ता है उस जगह में। तो इससे क्या होता है, दिक्कतें होती हैं किसानों को। तो अभी हमारे जो गवर्नमेंट मशीनरी जितनी इफेक्टिव होनी चाहिए उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। कई बार ये भी देखा गया है कि किसान अपना सामान तो सेल कर देते हैं, लेकिन उसके जो प्राइसेस हैं उसको मिलने में 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने लग जाते हैं। तो ये भी बड़ा कंसर्न है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम। एमएस स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है एमएसपी कैसे फिक्स करना चाहिए उसको भी बेसिकली अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न। नाउ सीएसईपी कंसीडर्स एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछना चाहता हूं, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आपको बताना है कि जो एग्रीकल्चर में एमएसपी हम लोग लेके आए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये कौन सी सब्सिडीज के अंतर्गत कवर किया जाएगा। जैसे आप लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडीज सुना होगा, इसमें 3 प्रकार की सब्सिडी होती हैं, ब्लू ग्रीन एम्बर बॉक्स सब्सिडी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको बताना है इन ब्लू ग्रीन एम्बर बॉक्स सब्सिडी में जो एमएसपी है वो कौन सब्सिडी के अंतर्गत कवर की जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन। सीएसीपी में A2 प्लस एफएल और C2 कास्ट दोनों को कंसिडर किया जाता है, लेकिन A2 प्लस एफएल कास्ट को ही एमएसपी के लिए मेनली कंसिडर किया जाता है। बस समझना ये है कि रेफरेंस के लिए C2 कास्ट को भी हम ले लेते हैं, लेकिन जब प्राइस डिसाइड करनी होती है तो वहां पर A2 प्लस एफएल कास्ट को ही हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरी C2 कास्ट की बात करें, इसको प्राइमरली बेंचमार्क रेफरेंस के लिए रखते हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पर याद रखना है। नाउ A2 क्या है, A2 प्लस एफएल क्या है, C2 क्या है, समझिए। A2 कास्ट में देखा जाए तो इसमें जो कास्ट है, बेसिक कास्ट है फार्मर्स के, जैसे देखा तो सीड्स, बीज में कितने पैसे लगे हैं, फर्टिलाइजर्स के हैं, पेस्टिसाइड की कास्ट क्या है, यदि आपने लेबर को हायर किया है या लैंड को लीज्ड इन लैंड है या फ्यूल है, इरिगेशन से जो भी लगे हैं इसमें कास्ट, उसको इसमें कवर किया जाता है A2 कास्ट में। मतलब बेसिक जो कास्ट है वो A2 कास्ट में कवर कर ली जाती है। A2 प्लस एफएल की बात करें तो जैसे कई बार क्या होता है कि जो हायर्ड लेबर है, आपने लेबर को हायर कर रखा है, वंडरफुल, लेकिन जो फैमिली लेबर है वो भी इसमें अप्लाई हो रहा है, फैमिली के लोग भी उसमें लगे होते हैं, दिन भर वहां पर खड़े होते हैं या वट एवर इट इज, तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है उसको हम लोगों ने A2 कास्ट में कवर नहीं किया था। लेकिन A2 प्लस एफएल की बात करें, एफएल मतलब फैमिली लेबर, फैमिली लेबर को भी इसमें कवर कर लिया जाता है कि फैमिली लेबर की जो इम्प्यूटेड वैल्यू होगी, कितनी उसकी वैल्यू होगी, उसको बेसिकली इसमें कवर कर लेते हैं। तो मतलब A2 प्लस एफएल कास्ट को एज ऑफ नाउ हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। C2 कास्ट जो है ये थोड़ा सा ज्यादा कंप्रिहेंसिव है, स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से C2 कास्ट को रेफर करना चाहिए। इसमें क्या होता है, एवली से कई बार लैंड ऐसा होता है इसको आप इंटरेस्ट पर ले रखे हो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अधिया तिहरा पे लेते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एसेट पे लेते हैं, तो इसको भी बेसिकली कंसीडर करने की बात की गई प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर C2 कास्ट थोड़ी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। A2 कास्ट और A2 प्लस एफएल कास्ट की सारी प्राइसेस तो ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है, लेकिन C2 कास्ट में जो इंटरेस्ट है ओन लैंड का कितना होना चाहिए उसको भी बेसिकली इसमें कवर किया जाता है, साथ में फिक्स्ड कैपिटल एसेट की कितनी वैल्यू है उसको भी इसमें कवर किया जाता है। तो ये बेसिकली दो चीजें और भी कवर हो जाती हैं, तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट जो C2 कास्ट है ये थोड़ी बढ़ जाती है।
इसलिए स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने अब तक नहीं माना है। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखें। सीएसीपी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सीएसीपी एक इसे बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस। इसका हालांकि नया नामकरण 1985 में नामकरण किया गया। पहले 1965 में जब इसका फॉर्मेशन किया गया तो उस समय उसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन। नाउ इस बॉडी की यदि बात करें, ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में काम करती है। दैट इज कॉल्ड सीएसीपी। नाउ यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आप लोगों ने डिस्कस किया था कि एमएसपी जो है उसमें कंसर्न्स क्यों हैं। एमएसपी कंसर्न्स इसलिए हैं कि बिकॉज ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी में आता है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या है, ब्लू ग्रीन एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या है, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। उसकी प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, बहुत ही शानदार वीडियो है, उसे आप देखेंगे तो वो सारी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो याद रखना जो एमएसपी है ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी में आता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है। इसलिए एमएसपी की जो प्रैक्टिसेस हैं ये गवर्नमेंट के लिए कभी बार समस्या बन जाती है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर इसको जस्टिफाई करना गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने देखा हो कई बार राज्य जो है वो प्रयास करते हैं कि एमएसपी को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, लेकिन डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई सेंटर इज फेसिंग सच काइंड ऑफ चैलेंजेस ओवर देयर, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहां पर याद रखिए। तो ये रहा एमएसपी के बारे में। आई एम श्योर वी कवर्ड ए वाइड पोर्शन ऑफ द एमएसपी। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन शेयर इट अमंग फ्रेंड्स एज वेल। दैट्स ऑल, थैंक यू।